हेलो छात्रों, नमस्कार। अब जो है फिजिक्स पढ़ते हैं अपन सभी लोग। हाँ, फिजिक्स निकाल लें तो आप लोग। नमस्कार सभी छात्रों को। क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आपने भी देखा होगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कभी आपने उगते हुए सूर्य को देखा बड़े सुबह, तो वो कैसा दिखाई देता है? एकदम लाल, और अपनी लालमा चारों तरफ फैलाए रहता है। और डूबते हुए सूर्य को भी आपने देखा होगा, तो वो भी आपको कैसा दिखाई देता? लाल। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन बना है कि सूर्योदय मतलब सूर्योदय के टाइम पर लाल दिखाई देता है और जब वो अस्त होने लगता है तब लाल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन लिख लें आप, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? यहां देखिए, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें धूल धुएं के कण विद्यमान रहते हैं। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में यही समझाया था, धूल धुएं के कण, जल की बूंदें और वायु के अणु विद्यमान रहते हैं इसमें। देखो, ये क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें और वायु के अणु विद्यमान हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश की किरण इससे होकर के गुजरेगी, तो जब इससे होकर के गुजरेगी तो इससे इन कणों से टकरा करके प्रकाश की किरणों का प्राकिरणन हो जाएगा। प्रकाश के रंगों का क्या है? सूर्य के प्रकाश के रंगों का प्राकिरणन हो जाएगा। और जिन रंगों का प्राकिरणन सबसे अधिक होता है वो जल्दी दूर हो जाएंगे। तो किन रंगों का प्राकिरणन सबसे ज़्यादा होता है? कौन से रंग सबसे ज़्यादा फैलते हैं? किस रंग की किरण का? सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसमें से कौन से रंग सबसे ज़्यादा फैलते हैं? तो आपने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना पढ़ी थी, तो सबसे ज़्यादा फैलने वाला रंग कौन सा? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, नारंगी और लाल। तो सबसे कम कौन फैलता है रंग? आपने देखा था लाल। और सबसे ज़्यादा कौन फैलते हैं? बैगनी। तो ये रंग इस तरह से जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी पृथ्वी की बात, वायुमंडल से होकर के गुजरेगी। जब कोई प्रकाश किरण पुंज पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो उसमें उपस्थित धूल धुएं के कणों, जल की बूंदों और वायु के अणुओं द्वारा उसमें उपस्थित अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किन रंगों का होता है? आप जानते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा का होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो लाल रंग कहाँ तक पहुँचेगा? हमारी आँख तक पहुँचेगा। लाल रंग कहाँ तक पहुँच जाएगा? हमारी आँख तक। और हमारी आँख में जो रंग जाएगा हमें वैसा ही तो दिखाई देगा। तो हमारी आँख तक कौन सा रंग पहुँचा? आँख तक पहुँचने के पहले सभी रंगों का प्राकिरणन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्राकिरणन सबसे कम होता है, जो कि हमारी आँख तक पहुँचता है। इस वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, उगते समय भी और डूबते समय भी। आपने देखा होगा, जब सूर्य उग रहा होता है, उदय हो रहा होता है, तो वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक दिखता है आपको। और जब डूबने लगता है तो भी पृथ्वी के बहुत नज़दीक दिखता है। तो डूबते समय और उगते समय सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक होता है, तथा
सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो जिन रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल धुएं के कणों से उन रंगों की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः ये किरणें कहाँ तक पहुँचती हैं? हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं, और जो आँख में हमारी प्रकाश पड़ेगा वही हमें दिखाई देगा। तो हमारी आँख में कौन सा प्रकाश पड़ा? किस रंग का प्रकाश पड़ा? लाल रंग का। तो हमें सूर्य कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का। क्लियर है? फिर एक बार समझें, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं के कण, जल के बूंदें, वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो धूल धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और हम जानते हैं कि बैगनी, नीले, हरे रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आँख तक पहुंचने के पहले ही इन रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और आँख और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश हमारी आँख तक पहुंच जाता है, जिस वजह से हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल प्रतीत होता है या लाल दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के? चलिए, तो अब लिखना है आपको। लिखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल धुएं के कण, जल की बूंदें व वायु के अणु विद्यमान होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो इन कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो इन कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। हम जानते हैं कि बैगनी, जामुनी, नीले, हरे रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने के पहले ही अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, जिससे हमें डूबते समय और उगते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। एक पॉइंट लिखवाना भूल गया, एक पॉइंट और भी लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं पहले समझा रहा हूं, उगते समय और डूबते समय सूर्य क्षितिज मीन्स पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक होता है। इसको दोबारा से लिख लीजिए। चलिए मैं दोबारा से लिखवा रहा हूं, जो आपने लिखा वो भी सही है, अब दोबारा से लिख लीजिए, मैं और सही और अच्छे से लिखवाए दे रहा हूं। तो क्वेश्चन था
आपने ऐसे लिख लिया, आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। अगर ये कठिन लग रहा हो तो मैं दूसरे तरीके से लिखवाए दे रहा हूं। चलिए, डूबते समय, अब लिखें दोबारा से या करके, या लिखें, डूबते समय और उगते समय सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक निकट होता है। सूर्य अत्यधिक निकट होता है, निकट होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब यह प्रकाश वायुमंडल से हो, जब यह प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब यह प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं के कणों, जल की बूंदों, वायु के अणुओं से इसका प्राकीर्णन हो जाता है। अन्य रंगों की अपेक्षा, या अन्य रंगों की अपेक्षा, अन्य रंग में ब्रैकेट में लिख ले, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंग, नीला, हरा, पीला, अन्य ब्रैकेट बंद कर दें। और क्या लिखा है? अन्य रंगों की अपेक्षा लाल, लाल रंग का प्राकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्राकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग बहुत कम प्राकीर्णित होता है। बहुत कम प्राकीर्णित होने का मतलब है फैलता है, बहुत कम फैलता है, जिससे लाल रंग बहुत कम प्राकीर्णित होता है। और ये लाल रंग की प्रकाश किरण, या ये लाल रंग का प्रकाश, और ये लाल रंग का प्रकाश हमारी आँख तक पहुँच जाता है, जिससे हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। आपके सही समझ में आ गया? ये लिखेंगे, ये वाला सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, अब आप समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आपको समझना है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, हेडिंग डालने वायुमंडलीय अपवर्तन, आपने हेडिंग डाल ली वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आप समझेंगे, जैसे जी आग जल रही है, कोई देखो आग जल रही है जी, आग जल रही है, ऐसे आग जल रही है। ये बच्चा लोग क्या जल रही है? आग जल रही है। आपको ये चित्र नहीं बनाने, मैं केवल आपको समझाने के लिए चित्र बनाता हूं। ये जमीन है और ये आपकी आग जल रही है। तो इस आग से धुंध सी उठती है, और ये आग से क्या उठेगी? धुंध सी। और धूल के कण, इसके धुएं के कण, धूल और धुएं के कण अनियमित रूप से, अनियमित रूप से कैसे? अनियमित रूप से, अनियमित धूल धुएं के कण अनियमित, अनियमित, अस्थिर,
अनियमित अस्थिर और आभासी रूप से, अनियमित अस्थिर और आभासी रूप से ऊपर की ओर उठते हैं। जब कोई भट्टी जलती है, देखो जब कोई भट्टी में, जब किसी भट्टी में आग जल रही होती है तो इस आग से उठने वाले धूल और धुएं के कण, अनियमित अस्थिर और आभासी रूप से ऊपर की ओर जाते हैं। देखो ये कण कैसे जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। भैया ये कैसे जाते हैं जरा बताइए, ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, समझे, ऐसे जा रहे हैं। अब इसके संपर्क में जो वायु आएगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वायु भी क्या हो जाती है, गर्म। ये वायु गर्म होगी, लेकिन ऊपर की वायु क्या होगी, ठंडी। और ऊपर की वायु और ठंडी, और ज्यादा ऊपर की वायु और ज्यादा ठंडी, बहुत ऊपर की वायु और ज्यादा ठंडी। आपने देखा होगा जब आपके गांव घर में भट्टा लग रहा होता है और भट्टे में खपरा गुम्मा कुछ भी पक रहे होते हैं, तो अगर जहां भट्टा लगा हो उसके आप आसपास से गुजरते हो तो आपको झार लगती है, झार लगती है, जबकि आप आग से तो बहुत दूर हो। झार लगती है मतलब, आप झार लगने का मतलब है क्या, आपको गर्म हवा लगती है। और जब आप उससे ज्यादा दूर जैसे चले जाओगे वो झार कम होती जाती है, आगे को जाओगे तो आपको ठंडी वायु मिलती है, लेकिन भट्टे के पास में आपको कैसी वायु मिलती है, गर्म वायु। भट्टे की पास की गर्म वायु होती है, भट्टे से दूर की वायु को ठंडी होती है। इसी तरह से जहां आग जल रही होती है उससे धूल धुएं के कण निकलते हैं, अनियमित अस्थिर और आभासी रूप से ऊपर की ओर उठते हैं। तो इसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है, लेकिन ऊपर वाली वायु क्या होगी, इसकी अपेक्षा ठंडी होती है। ऊपर की वायु ठंडी होगी तो ऊपर की वायु जहां ठंडी होगी वहां सघनता होगी। ऊपर की वायु क्या होगी, सघन, और नीचे की वायु क्या होगी, विरल। ऊपर की वायु सघन होगी, इसलिए ऊपर की वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक, और नीचे की वायु है विरल, तो नीचे की वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कम। अपवर्तनांक क्या होगा, कम। अब आप देख रहे हैं कि वातावरण तो एक ही है, वातावरण तो एक ही है, लेकिन ऊपर की वायु ठंडी है और नीचे की वायु गर्म है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भट्टे का मैंने उदाहरण दिया, समझते हैं। गर्मी के दिनों में जब आप नीचे कमरे में होते हैं तो बहुत आपको गर्मी लगती है, तो आप क्या कहने लगते हो, चलो भैया ऊपर छत पे सोएं, अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगे। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ऊपर तो क्या है, नीचे की वायु गर्म होती है, ऊपर की वायु ठंडी होती है। तो देखो वातावरण तो पृथ्वी ही का है ये सब, लेकिन इसमें आपको किस प्रकार की हवा मिली, दो प्रकार की। जब आप नीचे थे तो वही हवा गर्म लग रही थी, और लेकिन जब आप ऊपर छत पर पहुंच गए तो वही हवा आपको ठंडी महसूस होती है। तो दो प्रकार की हवा मिली कि नहीं मिली आपको, ये बताइए मुझे। दो प्रकार की हवा मिली, एक हवा ठंडी मिली और एक हवा गर्म मिली। तो गर्म हवा विरल होगी और इसका अपवर्तनांक कम होगा, और ऊपर की जो हवा ठंडी है वो सघन होगी और उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो हवा दो प्रकार की, सघन और विरल हो गई। नीचे की हवा क्या है, विरल है, और ऊपर की हवा ठंडी थी तो वो सघन हो गई। ठीक। अब आप ये पढ़े हो कि जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों से होकर गुजर, सघन से विरल में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखो मार्ग आपने देखा, ठंडी हवा और गर्म हवा दो प्रकार की हवा हो गई। तो ठंडी हवा सघन होगी और गर्म हवा विरल होगी। तो माध्यम दो हो गए, सघन और विरल। सघन और विरल, सघन और विरल तो समझते हो। सघन का मतलब घना और विरल का मतलब बिर्रा, है ना। तो दो माध्यम हो गए, सघन और विरल। अब जब कोई प्रकाश किरण इन सघन और विरल माध्यम से होकर के गुजरेगी तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है।
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। और जब आप इस गर्म वाली हवा से किसी बाहरी वस्तु को देखेंगे, गर्म हवा से होकर के जब आप देखते हैं तो बाहर की वस्तु आपको उसकी आभासी स्थिति में परिवर्तन महसूस होता है। उसकी वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति अलग अलग दिखाई देती, मतलब वो सही स्थिति में दिखाई नहीं देती, मतलब उसकी वास्तविक स्थिति अस्थिर हो जाती है। वास्तविक स्थिति कैसी हो जाती? अस्थिर हो जाती। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। जब आप वायु से होकर के देखते हो, गर्म वायु से होकर के देखते हो, तो उसकी आपको आभासी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन नजर आता है। उसकी वास्तविक आभासी स्थिति में परिवर्तन नजर आता है। इसी घटना को आप क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझेंगे? जब कोई भट्टी जल रही होती है तो उससे उठने वाले धूल धुएं के कण ऊपर की ओर अनियमित, अस्थिर और आभासी रूप से ऊपर की ओर उठते हैं। तो उससे निकलने वाले कण अनियमित, अस्थिर और आभासी रूप से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे इसके ऊपर की वायु गर्म होती है। लेकिन गर्म हवा के ऊपर की वायु, गर्म हवा के ऊपर की वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। गर्म हवा के ऊपर की वायु ठंडी होती है। तो ठंडी वायु सघन होती है और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और गर्म वायु विरल होती है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो ठंडी और गर्म दो वायु मिली तो माध्यम सघन भी मिल गया, वो आपको विरल माध्यम मिल गया। तो जब कोई किरण इस दो वायु की परतों से होकर गुजरती है, वायु तो है लेकिन वायु की परतें अलग अलग हैं, गर्म परत और ठंडी परत। तो जब कोई प्रकाश किरण इन वायु की दो परतों से, कौन कौन? सघन और विरल परतों से होकर गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है और गर्म वायु से होकर किसी वस्तु को देखने पर उसकी आभासी स्थिति अस्थिर दिखाई देती है। आभासी स्थिति कैसी दिखाई देती है? अस्थिर, स्थिर नहीं रहती, बल्कि कैसी दिखाई देती? अस्थिर दिखाई देती है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अब लिखो। जब कोई भट्टी जल रही होती है तो इससे निकलने वाले धूल, लिखते हैं ना आप? लिखते चलें, लिखें। जब कोई भट्टी जलती है या धधक रही होती है, जब कोई भट्टी जलती है या धधक रही होती है, तो इससे निकलने वाले धूल धुएं के कण आभासी, अनियमित, कॉमा लगाते जाएं, आभासी, अनियमित, अस्थिर रूप से ऊपर की ओर विक्षुब्ध रूप से, विक्षुब्ध रूप से, विक्षुब्ध मतलब एक किस्म से नाराज होकर के, विक्षुब्ध रूप से ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे, अब ये ऊपर की ओर उठे तो जिससे भट्टी के ऊपर की वायु, जिससे भट्टी के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, जिससे भट्टी के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, जिससे भट्टी के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु के ऊपर की वायु
गर्म वायु के ऊपर की वायु नीचे की वायु की तुलना में हल्की ठंडी होती है। ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु की विभिन्न परतों का ताप घटता जाता है। वायु की विभिन्न परतों का ताप घटता जाता है, अतः ऊपर की वायु नीचे की वायु की तुलना में ठंडी होती है। अतः ऊपर की वायु नीचे की वायु की तुलना में ठंडी होती है। तुलना में ठंडी होती है। ठंडी वायु सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। ठंडी वायु सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। इसके विपरीत गर्म वायु विरल होती है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। अर्थात वायुमंडल में वायु की सघन और विरल अर्थात वायुमंडल में वायु की दो सघन और विरल अलग अलग परतें होती हैं। दो अलग अलग परतें होती हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब कोई प्रकाश किरण इन परतों से गुजरकर अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिसके कारण गर्म वायु से होकर किसी वस्तु को देखने पर उसकी वास्तविक स्थिति अस्थिर दिखाई देती है। जिसके कारण उसकी वास्तविक स्थिति अस्थिर दिखाई देती है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
हेडिंग डाल दी, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। समझिए क्वेश्चन को। बेटा आपने भी रोज रात को आप देखते हो, ऊपर छत पर लेट जाते हो और ऊपर की ओर सर करके जब देखते हो तो आपको तारे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए, जलते बुझते हुए से दिखाई देते हैं। तो क्यों आखिरकार ऐसा होता है? तो समझिएगा, तारे बेटा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं। उतनी ज्यादा दूर ग्रह नहीं है, ग्रह तो आपके पास है, लेकिन तारे बहुत ज्यादा दूर हैं। तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो जब तारों से कोई प्रकाश आएगा तो ये वायु की विभिन्न परतों को पार करता हुआ आपके पास आएगा। वायु की विभिन्न परतों को पार करेगा कि नहीं करेगा? पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरेगा कि नहीं? तारों से आने वाला प्रकाश आप तक आने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता बेटा तो आप जीवित ना रहते। वायुमंडल का मतलब है इधर आपके क्या पाई जाती? वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती? वायु पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, इस तरह से सभी गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल है। और जब आप ऊपर चले जाते हो, जो ऊपर जाने लगते हो, जाते हो, तो ये पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता जाता? कम होता जाता, वायु की मात्रा कम हो जाती। जब आप बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते तो वहाँ पर आपको वायु नहीं मिलती, वहाँ क्या है? निर्वात है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो वो अपने साथ वायु का सिलेंडर ले जाता है, वायु लेकर के जाता है, क्योंकि वहाँ सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो आप कैसे जीवित रह पाएंगे? अर्थात सांस कैसे लेंगे? समझ में आया या नहीं आया? तो सांस लेने के लिए हम ऊपर जाते हैं तो वायु लेकर के जाते हैं। तो ये वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान है। और मैं विशेष कन्फर्म तो नहीं हूं, लेकिन ये जो वायुमंडल विद्यमान है लगभग 7 किलोमीटर ऊंचाई तक है। 7 किलोमीटर से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वायुमंडल आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसके ऊपर वायु नहीं मिलेगी या वायुमंडल कम मिलेगा, तो वहाँ आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। 7 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल है, इसके बाद नहीं है। तो अब तारे तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो तारों से आने वाला प्रकाश पहले चलेगा निर्वात में, चलता है, कोई फर्क नहीं। निर्वात में चलेगा तो वो फैलेगा नहीं, लेकिन ज्यों-ज्यों वो आपके अब आएगा पृथ्वी के कहाँ? वायुमंडल में। और पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें हैं, कुछ परतें गर्म हैं और कुछ परतें कैसी हैं? ठंडी हैं। ये आपने पढ़ा है। मतलब आने वाले प्रकाश को वायु की विभिन्न परतों से, गर्म और ठंडी परतों से, अर्थात सघन और विरल परतों से होकर के गुजरना होता है, जिससे उसका क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। उसका क्या? अर्थात किरणें अपने मार्ग से क्या है? जो है कुछ विचलित हो जाती हैं। और जब वो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बेटा विचलित हो जाएंगी तो आप जब उनको देखोगे तो उनकी वास्तविक स्थिति कैसी दिखाई देगी? अस्थिर दिखाई देगी, मतलब हिलती डुलती सी दिखाई देगी। इस हिलने डुलने से तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर समझिएगा, पहले समझना ज्यादा जरूरी है। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं। तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से होकर, जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वह वायु की विभिन्न परतों को पार करते हुए, अर्थात ठंडी और गर्म परतों को पार करते हुए, अर्थात सघन और विरल माध्यम को पार करते हुए मनुष्य की आंख तक पहुंचता है। विभिन्न परतों से प्रकाश गुजरने के कारण प्रकाश किरण का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, और अर्थात वह अपने मार्ग से क्या हो जाती? विचलित हो जाती है, जिससे उसकी वास्तविक स्थिति कैसी दिखाई देने लगती है? अस्थिर दिखाई देने लगती है। कभी कहीं
तो वास्तविक स्थिति अस्थिर दिखाई देने के कारण ही तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते। कभी ये इधर दिखेंगे, कभी ऐसे 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 दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, तो टिमटिमाना सा प्रतीत नहीं होगा। समझ में आ गया? तो चलिएगा, तारे पृथ्वी से लिखेंगे। अब आप लोग तारे क्यों टिमटिमाते हैं लिखेंगे। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं। जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसे वायु की विभिन्न परतों अर्थात ठंडी और गर्म परतों से होकर गुजरना होता है। तो उसे वायु की विभिन्न परतों अर्थात ठंडी और गर्म परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश किरण को, जिससे न लिख करके अर्थात लिखें, अर्थात तारों से आने वाले प्रकाश को सघन और विरल माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश को सघन और विरल माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, कुछ विचलित हो जाती है, जिसके कारण तारों की वास्तविक स्थिति अस्थिर दिखाई देती है। मतलब अस्थिर ऐसे लगेगा आपको जैसे वो चल फिर रहे हों, जिससे तारों की वास्तविक स्थिति अस्थिर दिखाई देती है। इस अस्थिरता के कारण ही तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस अस्थिरता के कारण ही तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है आपने लिख लिया। तो तारे क्यों चमकते हैं तो आपके समझ में आ गया। चलिए, तारों का चमकना हो गया। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते या चमकते हैं? ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं? ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं? तो समझेंगे, ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक हैं। ग्रह पृथ्वी के क्या हैं? नजदीक हैं, और ये प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत हैं। प्रकाश से, इनसे बहुत प्रकाश आता है, तो बहुत प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत हैं और पृथ्वी के नजदीक हैं, जिससे इनसे आने वाली प्रकाश किरणों का विचलन नहीं हो पाता। और जब प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होगा तो ग्रह आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर प्रकाश किरण का विचलन हो जाता तो उसकी वास्तविक स्थिति आपको कैसी दिखाई देने लगती? अस्थिर, जैसे वो चल फिर रहे हों, तो वो टिमटिमाते से प्रतीत होते। लेकिन ग्रह नजदीक हों, इससे प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत हैं, इससे आने वाला प्रकाश का क्या है? विचलन नहीं हो पाता, विचलन नहीं हो पाता, जिस वजह से ग्रह आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देते। तो चलो लिखो, ग्रह पृथ्वी के
तारों की अपेक्षा, ऐसा लिखें, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक हैं और प्रकाश के बहुत बड़े स्रोत हैं, और प्रकाश के बृहद स्रोत हैं। बृहद का मतलब बहुत बड़े, और प्रकाश के बृहद स्रोत हैं, जिससे आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत कम होता है, जिस वजह से तारे आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत कम हो पाता है, जिससे आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत कम हो पाता है, जिससे आने वाला प्रकाश की किरण बहुत कम विचलित होती हैं। विचलन कम होने के कारण, या विचलन ना के बराबर, ऐसा लिखो, विचलन ना के बराबर होने के कारण ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। फिर शुरू से देख लें और समझ भी लें। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं और ये प्रकाश के बृहद बहुत बड़े स्रोत हैं, जिससे आने वाले प्रकाश किरण का वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो पाता, अर्थात विचलन नहीं हो पाता, जिस वजह से तारे टिमटिमाते हुए, जिस वजह से ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। दोस्तों, आपको पता चला हो या ना पता चला हो, आपकी फिजिक्स में मात्र 2 यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? 2 यूनिट हैं। 2 यूनिट में से आज 1 यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब आज आपकी आधी फिजिक्स समाप्त हो गई। आज की डेट में आपकी आधी फिजिक्स समाप्त हो चुकी है। 1 यूनिट समाप्त हो गया, मतलब आधी फिजिक्स हो गई। अब बचा आपके सामने मात्र 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब अब आपकी केवल आधी से ही कम फिजिक्स रह गई हो। अब आपकी कितनी फिजिक्स रह गई है? आधी से भी कम फिजिक्स रह गई है। तो जितनी जी आधी फिजिक्स हो गई है, आधी से ज़्यादा हो गई है, 1 यूनिट समाप्त हो गया है। इस प्रकाश वाले यूनिट को आप पूरी तरह से रट डालें, समझ करके याद कर लें, गाइडों से देख लें, किताबों से देख लें, अपने रजिस्टरों से देख लें, और जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगे वो आप हमसे समझ सकते हैं। गाइडों से भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब आधी फिजिक्स रह गई है, धीरे धीरे वो भी समाप्त करा देंगे। मतलब आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपकी फिजिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए, आज आपकी फिजिक्स आधी समाप्त हुई। धन्यवाद। जय हिंद।